बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाली वीडियो में ये बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लालच पे और सब्र पे। तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तो काम करते हैं इसमें उनको ये बात पता है कि स्टॉक मार्केट में सब्र और लालच जो है वो कितना मैटर करती है। लालच की तो बात ही ना करें, वो तो हर इंसान लालची है। जब अल्लाह ने कह दिया है कि इंसान हरीस है तो उसमें तो शक है ही कोई नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर इंसान के पास एक वादी हो सोने की तो वो कहेगा कि मेरे पास दो वादियां हो, और जिसके पास दो वादियां होंगी सोने की वो कहेगा मेरे पास तीसरी भी हो। तो लालची तो हर इंसान है। चले लालच को एक साइड पे रख दें। जो भी स्टॉक मार्केट में आता है वो तो पैसे कमाने आता है, ये तो 100% श्योर बात है। और जहां पे पैसे का नाम आएगा वहां पे लालच भी आएगी। तो बात करते हैं बाकी सब्र की। उसके लिए मैंने एयरलिंक खोला हुआ है सामने, क्योंकि मेरे पास भी एयरलिंक था और मेरे ख्याल से तकरीबन 27 तारीख से है मेरे पास एयरलिंक। 2-4 दिन हो गए हैं इसमें। तो पिछले माह एयरलिंक जो चल रहा था वो 38 पे था अक्टूबर में। अभी उसने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी अच्छी मूव दिखाई और ऊपर निकल गया तकरीबन 65 तक। और कहा जा रहा था कि इसके पास सपोर्ट जो है वो 60 की सपोर्ट है, उसके बाद दोबारा आपको 63 का लेवल दिखा सकता है। तो मैंने भी इसको, जब इसने थोड़ा सा करेक्शन ली तो मैंने भी इसको बाय कर लिया। अब जिन जिन भाइयों ने उस टाइम इसको बाय किया, 27 तारीख को क्या लें, 28 तारीख को क्या लें, कुछ भाई मेरे ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में, वो पर्सनली भी मैसेज करके पूछते हैं कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तब उसमें एंट्री लेना मुनासिब समझते हैं। जैसे कि एयरलिंक को देख ले, पीछे जब 38 में था, 40 पे था, किसी ने इसमें एंट्री लेनी मुनासिब नहीं समझी। लेकिन जब ये पहुंच गया 63 पे, 62 पे, तब पर्सनली मैसेज करके कुछ भाई पूछते हैं कि अब एयरलिंक में एंट्री लेनी बनती है। वही लालच और बगैर सब्र। ये नहीं देखना सब्र करके कि ये ऊपर इधर सस्टेन करता है नहीं करता। बस जब ये एक स्टॉक ने ऊपर की मूव बनाई, वो कैप की तरफ जा रहा है 61, 60, 61, 62, उसमें एंट्री ले लेनी है। सब्र नहीं करना। सब्र और लालच ये दोनों लाजमो मलजूम है। तो उधर सब्र नहीं किया, बस देखा एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, फटाफट उसमें एंट्री ले ली। पहले नंबर पे ये नहीं देखा कि ये इधर सस्टेन कर सकता है नहीं कर सकता, बल्कि कह लें लालच में आके एंट्री ले ली कि अभी ऊपर जा रहा है, अभी और ऊपर जाएगा। लालच आया, फटाफट इसको बाय कर लिया। वो फिर 63 से ऊपर गया नहीं, 60 पे आया, 59 पे आया, 58, 57, 56, 55 को भी टच कर गया। दोनों लाइनें मैंने ड्रा की हैं, ऊपर वाली ब्लू लाइन और नीचे वाली ब्लू लाइन देख लें, तो 55 को भी टच कर गया ये। अब जिस बंदे में सब्र होगा वो लालची नहीं होगा, और जिसमें लालच होगा वो सब्र नहीं कर सकता किसी चीज पे। तो पहले ऊपर जाकर लालच दिखाई, 62 पे पकड़ लिया उसको। फिर जब नीचे आता गया, एवरेज भी नहीं किया, नीचे गिरता गया, पैनिक होकर सेल भी कर दिया। फिर उसने 55 को जाके हाथ लगा लिया। उधर जाके भी अगर सब्र कर लेते, चले आपने लालच के ऊपर कर ही ली, मान लिया, इधर जाके 55 पे भी सब्र कर लेते तो क्या बुराई थी इसमें। इंडेक्स अच्छा मूव कर रहा है, डेली बेसिस पे पॉइंट गेन कर रहा है। अगर कुछ लूज भी कर रहा है तो अपने गेन के हुए पॉइंट में से कुछ लूज कर रहा है। तो नजर ये आ रहा था कि इंडेक्स जो है वो ठीक है, जो लेवल रोज आपके साथ शेयर किए जाते हैं उन लेवलों को वो ब्रेक नहीं कर रहा था। तो आपको पैनिक होने की जरूरत क्या थी एयरलिंक में। तो जब भी स्टॉक में पैनिक सेलिंग आती है या फिर उसमें एग्रेसिव बाइंग आती है, तो आपका काम बनता है कि पहले देखें ये स्टॉक को हुआ क्या है, उसकी अनाउंसमेंट जाके चेक करें, बोर्ड मीटिंग चेक करें, उधर जाके चेक करें कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई। और पैनिक सेलिंग तब बनती है जब आपका इंडेक्स जो है बहुत तेजी से नीचे जा रहा हो। आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स 1000 पॉइंट लूज कर गया है, 1200 पॉइंट लूज कर रहा है, पैनिक सेलिंग आ रही है। चले बनता है पैनिक सेलिंग करना, लेकिन नवंबर की ये लास्ट में 3, 4, 5 दिन हो गए हैं, इतनी बड़ी को करेक्शन ली नहीं इंडेक्स ने। करेक्शन वही लेता था, 400-500 पॉइंट गेन किए, 100-200 पॉइंट लूज कर लिया, फिर 600-700 पॉइंट गेन किए, वही जो गेन किए हुए हैं वही लूज करता था, और जो क्लोजिंग थी वो 60-500 पे आ रही थी। तो आपको पता होना चाहिए इंडेक्स उधर ही मूव कर रहा है, तो स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है। मैंने भी एयरलिंक बाय किया हुआ था, जब ऐसी पैनिक सेलिंग आ रही थी तो मैं पहले इधर आया इसकी अनाउंसमेंट चेक करने। 2-3 दिन मैं इसकी अनाउंसमेंट चेक करता रहा, फाइनेंशियल रिजल्ट देखे वही पुराने 30 अक्टूबर के लगे हुए, बोर्ड मीटिंग वही 30 अक्टूबर की लास्ट डेट लगी हुई। अदर्स में देखा मटेरियल इंफॉर्मेशन कोई नहीं, कोई चीज नजर नहीं आ रही। 20 नवंबर की लास्ट अदर इंफॉर्मेशन कोई भी लगी हुई है। तो 29, 20, 28 को बनता क्या है इसका ऐसे एग्रेसिव होके सेलिंग करना और दे दो करना। तो मुझे तभी पता था और ग्रुप में भी लगा दिया था कि गेम ऑन है इसमें एयरलिंक में।
और मैं चुप करके बैठा रहा। फिर अब जिन भाइयों ने ऊपर लालच में आके लिया हुआ था, फिर उनसे सब्र भी नहीं हुआ, फिर 55 पे भी दिया, 56 पे भी दिया, 57 पे भी दिया। लेकिन मुझे पर्सनल जो आगे पूछता था उसे भी बताया, और मैंने ग्रुप में भी बताया था कि सेकंड बाइंग भी बनती है इसकी 57 58 पे। हत्ता के एक दो पेड ग्रुप वालों ने भी कह दिया था कि यार लिंक को रिलीज कर दें, जाने दे इसको। लेकिन मैं ये सोच रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि ये एक ना एक मूव ऊपर देगा, क्योंकि कोई स्टॉक अगर आप उसकी डे रेंज देखें किसी भी स्टॉक की, जैसे एयरलिंक की डे रेंज देखें तो सर्किट ब्रेकर इसका नीचे 53 पे है, ऊपर 61 पे है, तो तकरीबन 9 10 11 रुपए की मूव ये एक दिन में दे सकता है। तो किसी भी स्टॉक के लिए ब्रेकआउट करना कोई ऐसी ऐसा मुश्किल बात नहीं होती उसकी डे रेंज के अंदर अंदर। पैनिक आपको उस टाइम होना चाहिए कि जब आपकी बाइंग है आपके पास 65 की और आज का सर्किट ब्रेकर है 61, यानी कि ऑलरेडी आपके 4 रुपए तो गए। आज अगर अपर कैप भी लगता है तो आपके 4 रुपए तो फिर भी लॉस है, और फिर भी वो स्टॉक 55 56 पे मूव कर रहा है, तो फिर कुछ आपका सोचना बनता है। लेकिन एक ही दिन में आपको पता है कि मेरी बाइंग जो है 59 पे है, अभी ये मूव कर रहा है 55 पे, 4 रुपए का गैप है। अभी भी अगर ब्रेकआउट देता है तो वन डे में तो मेरे पूरे हो जाने हैं, बल्कि प्रॉफिट भी आना है। तो ऐसी सूरत में कभी भी पैनिक ना हुआ करें, पैनिक होकर सेलिंग ना किया करें। पहले नंबर पे लालच में आके बाइंग ना किया करें, और दूसरे नंबर पे फिर अगर कुछ बाय कर ले तो उसमें सब्र किया करें, देखा करें, सब्र करके बैठा करें और देखा करें कि क्या मूवमेंट बन रही है स्टॉक की अनाउंसमेंट बार बार चेक किया करें। जो आपने रखा हुआ है और ऊपर की मूव नहीं दे रहा, उसमें पैनिक सेलिंग आ रही है, तो उसकी तमाम चीजें चेक किया करें और उसके बाद जाके डिसाइड किया करें कि आपने उसको सेल करना है कि रखना है अपने पास। और बाय करने के लिए कभी भी लालच अपने जहन में ना रखा करें। कितनी बार आपको ग्रुप में भी मैंने बोला है कि मैं 10-10 12-12 ऑर्डर लगाता हूं एंड ऑफ टाइम, लेकिन कभी कभी मेरा एक ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इतनी चीप प्राइस लगाता हूं। बाय आपने करना है सोच समझ के, सेलिंग पर कहीं भी की जा सकती है। उसके बाद कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे, उनके लेवल पे बात करेंगे, लेकिन पहले फीपीलीपी देखते हैं। लास्ट सेशन ने फिर बैंक्स ने प्रॉफिट बुकिंग की। बैंक्स ने सेलिंग की 0.98 मिलियन डॉलर की, यानी कि $1 मिलियन की। ब्रोकर ने बाइंग की 0.81 मिलियन की। कंपनीज ने सेलिंग की 500,000 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय किया 2.61 मिलियन का। इंडिविजुअल्स ने ठीक ठाक सेलिंग की तकरीबन 4 मिलियन की। इसको आप पैनिक सेलिंग नहीं कहेंगे, इसको आप प्रॉफिट टेकिंग कहेंगे, क्योंकि इंडेक्स का लेवल बहुत अच्छा था, स्टॉक प्राइसेस बहुत अच्छी थी, तो ऐसी सूरत में प्रॉफिट टेकिंग करनी बनती थी। कल अगर जिसने जुम्मे वाले दिन प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, मैं नहीं समझता कि वो बहुत अच्छा कोई एक समझदार बंदा था। हाँ, क्लियर किसी स्टॉक को नहीं करना था, जैसे कि पीछे आपको एवरेज वाली वीडियो में बताया था, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करनी जरूर बनती थी। और मुझे बड़ी खुशी होती है जिस दिन इंडिविजुअल्स प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, क्योंकि बाकी जो जितने ब्रोकर हैं या जितनी फर्म्स हैं, ये म्यूचुअल फंड कह लें, बैंक्स कह लें, कंपनीज कह लें, और भी जितने अदर ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, ये सब चूना लगाने में लगे रहते हैं इंडिविजुअल्स को। और मुझे बड़ी खुशी होती है जिस दिन इंडिविजुअल्स प्रॉफिट बुक करता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.77 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने बाय किया 2.09 मिलियन का। एमबीएफसी की बाइंग है 0.09 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है 1.35 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है 0.72 मिलियन की। इदारों की बात करें तो ब्रोकर बाइंग पे है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे है, म्यूचुअल फंड बाइंग पे है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे है। 4 इदारे आपके बाइंग पे हैं। और म्यूचुअल फंड तो आपको पता है कि बहुत सोच समझ के बाइंग करता है। ऑलमोस्ट आप म्यूचुअल फंड की सेलिंग ही देखेंगे, बाय ये सिर्फ एक दफा करता है खुल डुल के, और फिर थोड़ा थोड़ा रिलीज करता रहता है। म्यूचुअल फंड की बाइंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, उसके बाद ब्रोकर की बाइंग है। तो तीनों सैनिक कवे आप इनको कह सकते हैं, इनकी बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे गर्म जगह पे पांव नहीं रखते, तो लग ऐसे रहा कि इंडेक्स जो है इंशाल्लाह आगे की मूव आपको देगा। वैसे जो न्यूज़ेस आ रही हैं, जुमेरात वाले दिन जो न्यूज़ेस थी, सॉरी जुम्मे वाले दिन, वो जो दुबई की न्यूज़ेस थी अरबों डॉलर की सरमायाकारी वाली, उससे पहले कतर की न्यूज थी। डॉलर प्राइस भी अपनी जगह खड़ी है और बल्कि थोड़ी नीचे आ रही है। और अगर ये सारी सरमायाकारी जो अरबों डॉलर की है ये आती है तो फिर डॉलर और नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए सब अच्छा की रिपोर्ट है, तो इसलिए इदारों ने बाइंग भी की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग सबसे ज्यादा है, तो फॉरेन कॉर्पोरेट को देखते हैं कि किस सेक्टर में उन्होंने क्या बाइंग सेलिंग की। और एक बात ध्यान में रखा करें कि इंडेक्स के जिस लेवल पे आके ठीक ठाक बाइंग होती है, तो जिसने वो बाइंग किया उसने उसको कहीं रिलीज भी करना है।
तो 1 मिनट के लिए आप ये सोच सकते हैं कि इंडेक्स की जिस लेवल पे बाइंग आई थी, सेलिंग भी उधर ही आएगी या उससे ऊपर आएगी। उससे नीचे तो अब सेलिंग करनी नहीं इन्होंने, क्योंकि जिसने 60,000 पे बाय किया है वो 55,000 पे तो जाकर सेल करेगा नहीं। तो अभी ये ज़हन में रखें कि जिन्होंने अभी बाइंग की है जुम्मे वाले दिन, उन्होंने सेलिंग भी करनी है। तो अगर मंडे वाले दिन इंडेक्स थोड़ा सा और ऊपर मूव लेता है और स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई पे जाती हैं, तो जिन्होंने बाय किया है वो उधर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, और जब हैवी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इंडेक्स में करेक्शन भी आएगी। तो इसलिए बहुत फूक फूक के कदम रखें। पीछे एक भाई ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि अगर आपकी माने तो फिर तो हम 5 रुपए भी नहीं कमा सकते। तो मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप ट्रेड ना लें, ट्रेड लें लेकिन सोच समझ के लें, बहुत लिमिटेड सी लें, 1-2 स्टॉक में काम करें। आज बाय किया, सुबह सेल करके निकल गए उसमें से, फिर अगर डे टाइम कुछ अट्रैक्टिव रेट मिलते हैं तो दोबारा बाय करें और सेल करें, प्रॉफिट बुक करें। मैं कब कहता हूं कि आप प्रॉफिट बुक ना करें या बाइंग सेलिंग ना करें? तो फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग सेलिंग है ऑल अदर सेक्टर में उन्होंने 0.70 मिलियन का बाय किया, सीमेंट में उन्होंने बाय किया 0.34 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.34 मिलियन का, फर्टिलाइजर में उनकी बाइंग है 0.60 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर को उन्होंने नहीं छेड़ा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उनकी सेलिंग है 0.23 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में उनकी बाइंग है 0.09 मिलियन की, पावर जनरेशन को उन्होंने बाय किया 0.20 मिलियन का, टेक्नोलॉजी में उनकी सेलिंग है 0.17 की, और टेक्सटाइल में थोड़ी सी बाइंग। म्यूचुअल फंड की बाइंग भी तकरीबन 2 मिलियन की है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा उठाया है सीमेंट को, और सीमेंट सेक्टर का आपको बता दिया था मेरे ख्याल से जुमेरात वाली वीडियो में कि सीमेंट स्टील सेक्टर मूव कर सकता है, 2 वीडियो में आपको बताया था। तो सीमेंट में म्यूचुअल फंड की बाइंग है 1.06 मिलियन की, और कल हमने हीट मैप में भी देखा था कि सबसे ज्यादा जगह और सबसे टॉप पे जो जगह घेरी थी वो सीमेंट सेक्टर ने घेरी हुई थी। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है, फर्टिलाइजर में थोड़ी सी, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी ठीक ठाक बाइंग है 0.61 मिलियन की। उसके बाद अगर सीमेंट को सेपरेट करके देखें तो सीमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर की भी बाइंग है, ब्रोकर की भी बाइंग है, कंपनीज की भी बाइंग है, और म्यूचुअल फंड की भी बाइंग है। तो 4 इदारों या 4 पार्टीज की बाइंग है और ठीक ठाक बाइंग है सीमेंट में। तो इसलिए सीमेंट सेक्टर आपको आगे भी मूव दिखा सकता है। उसके बाद स्टॉक्स की बात करें तो एनालिसिस जो है वो मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूं। तो एनालिसिस में बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल सब बताए होते हैं। तो जो भाई एनालिसिस समझ सकते हैं ग्राफ को देख के या टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं वो खुद भी एंट्री ले सकते हैं, पूछने की जरूरत किसी को नहीं होती। 2-4 स्टॉक आपके साथ शेयर करता हूं, अगर आपकी समझ में आए तो एक आध स्टॉक में आप एंट्री ले लिया करें। ये भी नहीं होता कि एनालिसिस बहुत सारे आते हैं, मेरे ख्याल से 20 यूट्यूब चैनल है, पेड ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, तो जरूरी नहीं होता कि आपने सभी स्टॉक बाय करने हैं। मशवरा किया करें एक दूसरे से, एनालिसिस भी देखा करें, फिर अल्लाह पे तवक्कल करके किसी एक स्टॉक में एंट्री ले लिया करें। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 520 की कंपनियां बाय करनी है। तो ये आपके सामने सदीक एंड सन्स टिन प्लेट लिमिटेड है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो आई है तकरीबन 8 रुपए के नजदीक, और इसको अगर बाय किया जाए 740 से लेके 785 तक, और फिर इसको सेल किया जा सकता है 840 से लेके 9 रुपए तक। और जो इसका स्टॉप लॉस है वो आप रखेंगे 6 रुपए और 80 पैसे पे। उसके बाद सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स है, इसकी क्लोजिंग है वो तो आई है 35 रुपए पे, 35 रुपए 68 पैसा पे। अगर ये इधर से करेक्शन लेता है और नीचे जाता है तो फिर इसकी नीचे बाइंग जो है बनेगी तकरीबन 32 रुपए 50 पैसे से लेके 33 रुपए तक, और इसकी जो दूसरी बाइंग बनेगी वो 30 रुपए तक। यानी कि अगर 32 रुपए में आप बाय करते हैं 32-33 पे, और फिर अगर ऊपर नहीं आता और नीचे जाता है, डिप लेता है, करेक्शन लेता है, तो फिर आप इसको जाके 30 रुपए पे दोबारा बाय करेंगे और इसकी एवरेज करेंगे, और स्टॉप लॉस रखेंगे इसका 29 रुपए पे। फिर जो इसकी एवरेज बनती है आपके पास 30 रुपए 31 रुपए, फिर तो अगर ऊपर जाता है तो आप सेल करेंगे 34 रुपए 35 रुपए पे, और अगर नीचे जाता है तो 29 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 29 पे इसे बेच के अपने हाथ झाड़ लेंगे, यानी कि नीचे और जाने से आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और अगर ये जिधर इसकी क्लोजिंग आई है इधर से ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो फिर आपको इसको 36.5 से ऊपर बाय करेंगे और 38 या 39 में बेचेंगे। उसके बाद ACPL है, अटक सीमेंट है, इसकी जो क्लोजिंग है वो भी रिसेंटली आई है 96 रुपए पे, और अगर ये 96 को सस्टेन कर जाता है और ऊपर की तरफ जाता है 98 को टच करता है तो फिर आपको ये ऊपर दिखा सकता है 105, 108, 115, 120।
और अगर आप ग्राफ में देखें तो इसके पास ऊपर काफी स्पेस मौजूद है। अभी इसकी क्लोजिंग जो आ रही है वो 96 के राउंड अबाउट है। तो ऊपर देखें इसके पास 142 का लेवल भी अभी मौजूद है। तो अगर ये 98 पे सस्टेन करता है तो तब इसे आप बाय कर सकते हैं। 98 से ऊपर 98 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो फिर ये आपको आगे की मूव दिखा सकता है 108, 109, 115, 120 तक। उसके बाद बीजीएल है। बीजीएल करंट मूव कर रहा है तकरीबन ₹11.5 पे। आप इसे बाय कर सकते हैं ₹10.30 तक। और अगर नीचे जाता है तो आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं साथ साथ, यानी कि 10.30 से नीचे 10 पे जाता है थोड़ा और बाय करें, 9.60 पे जाता है बाय करें, 9.80 पे बाय करें। लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा वो आप रखेंगे तकरीबन ₹9.45 से। वैसे बीजीएल नॉर्मली ₹11 की मूव दिखाई जाता है, तो बीजीएल मेरे पास नहीं है। उम्मीद अगर मैं नोट करता हूं अपने पास, इंशाल्लाह लूंगा सुबह बीजीएल में एंट्री। नेक्स्ट ओजीडीसी है जी। ओजीडीसी की क्लोजिंग आई है 110.37 पे। आप इसमें क्विक ट्रेड ले सकते हैं। 111 पे बाय किया, 114 पे सेल कर दिया। लेकिन अगर आप इसको 110 पे बाय करते हैं या 110.50 पे तो स्टॉप लॉस आप इसका 105 रखेंगे। आपको पता है कि पीछे भी ये जब मूव कर रहा था तो 105 की इसके पास रेजिस्टेंस थी। अभी जब ये 105 के ऊपर आ गया तो अभी जो इसके पास नीचे सपोर्ट है वो 105 की है। वैसे आप इसको बाय कर सकते हैं 110, 111 पे और 112, 113 जिधर आपका दिल करे 1-2 रुपए की मूव लेके आप इसमें से निकल सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत से स्टॉक हैं जिन पे आप नजर रख सकते हैं, लेकिन इंडेक्स का लेवल माइंड में रखें जो पिछली वीडियो में बता दिया था। 61,500 का लेवल इंपोर्टेंट लेवल है, वो आपने देखना है। अगर उससे नीचे जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है तेजी से और इवन आउट पे भी निकाल दे अपने स्टॉक। और अगर उससे ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है तो तकरीबन 61,900, 62,000 पे जाता है तो फिर आप नई ट्रेड भी ले सकते हैं जैसे ओजीडीसी में भी बताई है। मौत को छू के टक से वापस आया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में जब आपके इंडेक्स का लेवल ठीक हो। तो मुहतात होके काम करें। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, दुआ कीजिए अपने लिए भी, मेरे लिए भी और इंडेक्स के लिए भी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।